हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी की पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मेनली फोकस्ड होगा। जो यूपीएससी का एग्जाम होता है सिविल सर्विस का प्रीलिम्स, उसके लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये आज हमारा चौथा लेक्चर है। यदि आप इसके पहले का 3 लेक्चर नहीं देखें तो जाकर जरूर देखें। तो आज हम लोग को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नीति आयोग से। इसके पहले का जो भी था हम लोग पढ़ चुके थे। तो देखते हैं कि फॉलोइंग आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का क्या क्या यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है। द न्यू नीति विल बी एक्ट मोर लाइक अ थिंक टैंक और फॉरम। क्या करेगा नीति आयोग जो होगा एक थिंक टैंक की तरह एक्ट करेगा। एज सेड सपोर्टेड इन कॉन्ट्रास्ट विद द कमीशन विच इम्पोज्ड 5 ईयर प्लान एंड एलोकेटेड रिसोर्स टू हिट द इकोनॉमिकल टारगेट। जैसा कि उसके बारे में यदि बात करें, प्लानिंग कमीशन की बात करें तो उसके द्वारा 5 ईयर प्लान लाया जाता था और इकोनॉमिकल टारगेट सेट किया जाता था। ठीक है, लेकिन ये जो है ऐसा कुछ नहीं करेगा, कोई टारगेट वगैरह सेट नहीं करेगा, एक थिंक टैंक की तरह काम करेगा। सरकार को बस एक सुझाव देने का काम करेगा। नीति विल इंक्लूड लीडर्स ऑफ ऑल 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो अभी जो एक्चुअली है 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो ठीक है, तो जितने भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है वहाँ से जो वहाँ के लीडर होंगे, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, चीफ मिनिस्टर हों, यदि यूनियन टेरिटरी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, यदि जहाँ सीएम है तो सीएम हो, ठीक है, वो इनको इनमें शामिल किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एन एडमिनिस्ट्रेटिव पैराडिज्म इन विच द गवर्नमेंट इज एन इनेबलर रेदर देन अ प्रोवाइडर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रिसोर्स। क्या करें कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करना है जिसमें गवर्नमेंट जो है इनेबलर हो। इनेबलर का मतलब कि सब कुछ पूर्ति करने वाला हो, देन अ प्रोवाइडर ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट रिसोर्ट। प्रोग्रेस फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू फोकस ऑन अ मिक्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। फूड सिक्योरिटी पहले क्या था? फूड सिक्योरिटी पे फोकस था, मतलब कि हमारे यहाँ जितने लोग हैं हर किसी को खाना मिल जाए, यही इसी बात पे फोकस है। लेकिन अब क्या है, फोकस को शिफ्ट करना है टू मिक्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज वेल एज एक्चुअल रिटर्न दैट फार्मर गेट मोर इनकम, है ना। अब इतना मतलब कि अब उस बात से हट करके फोकस करना है कि सबको खाना तो मिले ही, साथ ही में जो है फार्मर जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिले उनके प्रोडक्ट का। इंश्योर द इकोनॉमिकली वाइब्रेंट मिडिल क्लास रिमेन इंगेज्ड एंड इट पोटेंशियल इज फुली रियलाइज्ड। क्या करें, जो मिडिल क्लास है हमारे कंट्री का, एक इतना बड़ा मिडिल क्लास है, उसका जो है उसका इंगेजमेंट हो इंडिया के डेवलपमेंट में, और वो कम्प्लीटली मतलब उसका शक्ति को पूरी तरीके से यूज किया जाए। लिवरेज इंडिया पुल ऑफ इंटरप्रेन्योरल साइंटिफिक एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल। क्या करें कि इंडिया में जो भी जो इंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा देना, साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल को बढ़ावा देना। यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्निंग काउंसिल में सबसे पहले होंगे चेयरपर्सन, तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो फिक्स्ड है। ठीक है, उसके बाद गवर्निंग काउंसिल लिखा होगा जिसके में हर एक राज्य के चीफ मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे यूनियन टेरिटरी के, या फिर किसी यूनियन टेरिटरी में यदि चीफ मिनिस्टर होते हैं तो वो होंगे। स्पेशल इन्वाइटी में एक्सपर्ट्स होंगे, स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिशनर विथ डोमेन नॉलेज नॉमिनेटेड बाय पीएम। तो स्पेशल इन्वाइटी के रूप में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। इनका नंबर हालांकि जो है फिक्स नहीं किया गया। वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे? तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। अभी का कौन है वाइस प्रेसिडेंट? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी का जो नीति आयोग का सीईओ कौन है और वाइस प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, तो एक कमेंट सेक्शन में बताइए कि नीति आयोग का सीईओ कौन है और वाइस प्रेसिडेंट कौन है। वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंटेड होता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट होता है। उसके बाद फुल टाइम मेंबर, इसमें 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं। ठीक है, और पार्ट टाइम मेंबर की बात करें तो 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर, यूनिवर्सिटी टीचर। ठीक है, दोनों पार्ट टाइम मेंबर है। 1 ऑफिशियो मेंबर भी होंगे, तो 4 सेंट्रल मिनिस्टर होंगे। ठीक है, 1 ऑफिशियो मेंबर, इसका 4 सेंट्रल मिनिस्टर होंगे, मतलब कि 4 मंत्री बनते ही इसके मेंबर बन जाएंगे अपने आप। 1 ऑफिशियो का मतलब ये होता है कि इसके लिए अलग से कुछ मेहनत नहीं करना है उनको, उस पोस्ट को धारण करते। जैसे राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट 1 ऑफिशियो होते हैं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं राज्यसभा के चेयरमैन बन जाएंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट सीईओ सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर फ्रॉम सेंटर विल अपॉइंट ऑन अ फिक्स टर्म। सीईओ का टर्म जो होगा फिक्स्ड होगा। ये गवर्नमेंट में सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होंगे, कोई आईएएस ऑफिसर होंगे। ठीक है, तो ये है नीति आयोग का पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होंगे, स्पेशल इन्वाइटी, वाइस प्रेसिडेंट। तभी आपको कमेंट सेक्शन में बताया कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है और सीईओ कौन है। यदि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के डिफरेंस की बात किया जाए तो टू बी एन एडवाइजरी बॉडी और अ थिंक टैंक, द पावर टू एलोकेट फंड माइट बी वेस्टेड इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्या कह रहा है कि नीति आयोग जो एक एडवाइजरी की बात करेगा, थिंक टैंक की तरह काम करेगा, और पैसा एलोकेट करने का पावर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही, मतलब नीति आयोग यदि रिकमेंडेशन देगा कि किसी डिपार्टमेंट को इतना पैसा दिया जाए या किसी स्टेट को इतना पैसा दिया जाए इस काम के लिए, तो एलोकेट करने का फाइनल अथॉरिटी फाइनेंस मिनिस्टर के पास है। लेकिन प्लानिंग कमीशन जो एंजॉयड द पावर टू एलोकेट फंड, इसके पास फंड एलोकेट करने का भी पावर था। किसी मिनिस्ट्री को या स्टेट गवर्नमेंट को फंड एलोकेट कर सकता था खुद से। द नंबर ऑफ फुल टाइम मेंबर्स कुड बी फीवर देन प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की तुलना में इसमें फुल टाइम मेंबर कम होते हैं। द लास्ट कमीशन एट 8 फुल टाइम मेंबर्स, इसमें 8 फुल टाइम मेंबर थे। स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड टू प्ले मोर सिग्निफिकेंट रोल। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा रोल मिला है, मतलब कि बात करने के जगह उनको ज़्यादा है, क्योंकि बॉटम टू अप अप्रोच रखता है। स्टेट रोल वाज लिमिटेड टू नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या करें कि इसमें स्टेट रोल लिमिटेड था। एंड एनुअल मीटिंग डायरेक्शन डीलिंग प्लान कमेटी। क्या करें कि इसमें स्टेट का रोल लिमिटेड था। एनडीसी एक होता था, अभी भी होता है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। वहीं पे स्टेट का रोल बस यहाँ पे खत्म हो जाता था। एनडीसी जो है उसके बाद प्लानिंग कमीशन के नीचे एक एनडीसी आता था।
टू बी नोन एज CEO एंड द अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्या करें कि इसके जो हेड होंगे मतलब कि उस लेवल के, उसको CEO के रूप से जाने जाएंगे। सेक्रेटरीज और मेंबर सेक्रेटरी और अपॉइंटेड थ्रू यूजुअल प्रोसेस। क्या कह रहा है कि जैसे यहाँ पे जो CEO होंगे वो भी सेक्रेटरी होते थे, पहले भी प्लानिंग कमीशन में भी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता था, ठीक है, बस यहाँ पे नाम बदल गया। पढ़ते हैं NDC के बारे में। इट प्ले द वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडियन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इंडिया के प्लानिंग और डेवलपमेंट में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। NDC को सेटअप किया गया था 6 अगस्त 1952 को, ठीक है, और इसका पहला मीटिंग हुआ था नवंबर 1952 में। द फर्स्ट मीटिंग कौन सा था? ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो पंचवर्षीय योजना होता था उसका प्लानिंग NDC के द्वारा ही ड्राफ्ट किया जाता था कि क्या क्या होने वाला है, तो प्लानिंग कमीशन के अंदर ही बात कर रहा था, आप समझ सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो ड्राफ्ट है इसी के द्वारा, मतलब कि जितने भी 5 ईयर प्लान है सबको जो है NDC के द्वारा ही ड्राफ्ट किया गया था। द काउंसिल कंप्राइजेज द प्राइम मिनिस्टर। इसमें कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड देयर सब्स्टिट्यूट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड मेंबर ऑफ द आयोग, ठीक है। तो प्लानिंग का जो आयोग था, योजना आयोग, अब जो है नीति आयोग, उसके मेंबर भी इसके मेंबर होते हैं। 5 ईयर प्लान इन इंडिया की बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ 5 ईयर प्लान टू मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ कंट्री अवेलेबल रिसोर्सेज। तो कंट्री के रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूज हो, पूरी तरीके से यूज हो, इसके लिए 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था। और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे अचीव करने के टारगेट्स इन इंडिया, डेवलपमेंट प्लान्स वेयर फॉर्मुलेटेड एंड कैरिड आउट विद द फ्रेमवर्क ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमिक, ठीक है। इंडिया में जो भी डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता था या उसको लागू कराया जाता था तो मिक्स्ड इकोनॉमी के तर्ज पर उसको लागू कराया जाता था, न कि कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट, ठीक है। अब जो है 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट है 5 ईयर प्लान की जगह पे, ठीक है। नीति आयोग आने के बाद 5 ईयर प्लान खत्म हो गया, तो फिर द फर्स्ट 15 ईयर डॉक्यूमेंट विल कम इफेक्ट इन 2017-18, 2017-18 से 15 वर्ष की एक विजन डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया गया आफ्टर द एंड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म होने के बाद। इट विल फॉर्मुलेटेड विद सेंट्रल ऑब्जेक्टिव फॉर एडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इसका जो मेन टारगेट है क्या है? एडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इट विल कम अलॉन्ग विद 7 ईयर नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। इसके अंदर में एक 7 ईयर नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा है विच विल ले डाउन द प्रोग्राम्स, स्कीम्स एंड स्ट्रेटजी टू अचीव ए लॉन्ग टर्म विजन। द लॉन्ग टर्म विजन को हम लोग क्या पढ़े थे पीछे कल, पर्सपेक्टिव प्लान उसको बोलते हैं, जो लंबे टर्म का होता है। विल कंप्राइज ऑफ 3 ईयर मैसिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो पढ़ने का है पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो आज हम लोग पॉपुलेशन को पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट कल जो है पॉवर्टी पढ़ेंगे और हो सकता है कल अनएम्प्लॉयमेंट भी हम लोग देखेंगे। तो पढ़ते पहले डेमोग्राफी एक्चुअली होता क्या है? द डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करना उसको हम डेमोग्राफी बोलते हैं। तो ह्यूमन पॉपुलेशन किस तरीके से स्टडी करना, तो उनका साइज, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब के बारे में। एंड द प्रोसेस थ्रू विच पॉपुलेशन चेंज, बर्थ डेट एंड माइग्रेशन आर द बिग 3 इशूज ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में 3 बिग इशू क्या है? तो जिस तरीके से पॉपुलेशन चेंज होता है, पॉपुलेशन 3 तरीके से होता है, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन से, ठीक है। नेक्स्ट डेमोग्राफिक थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। तो बहुत सारे डेमोग्राफिक थ्योरी दिए गए हैं, यदि ह्यूमन ज्योग्राफी आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। जैसे सबसे यहाँ पे कह रहा है कि थॉमस रॉबर्ट माल्स वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू प्रपोज अ सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो पहले इकोनॉमिस्ट थे जो पॉपुलेशन थ्योरी को एक फॉर्मुलेट किए सिस्टमेटिक वे में। ही गेव हिज आइडियाज रिगार्डिंग पॉपुलेशन इन हिज बुक एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798। 1798 में ही इनका एक बुक आया था, एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, उसी में आइडिया दी। आर्ग्यू डेट व्हाइल फूड प्रोडक्शन कुड ओनली इंक्रीज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ह्यूमन कैपिटल ग्रो एक्सपोनेंशियली। इनका कहना था कि जो फूड का प्रोडक्शन वो एपी में बढ़ सकता है, लेकिन जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो जीपी में बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। एपी जीपी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कैसे है 2, 4, 6, 8, 10, ये जो है एपी है, मतलब कि इसमें +2 हो रहा है ना, हर जगह +2 हो रहा है। लेकिन इसी का यदि चेंज ऐसे हो कि 2, 4, 8, 16 है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, तो इसको जीपी बोलते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि फूड प्रोडक्शन जो है एपी में बढ़ता है और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है जीपी में बढ़ता है। दस ही प्रेडिक्टेड अ फ्यूचर व्हेन ह्यूमंस वुड हैव नो रिसोर्सेज टू सर्वाइव ऑन। और इसी के द्वारा मतलब कि ऐसे ही इनके द्वारा प्रेडिक्ट किया गया, एक अनुमान लगाया गया कि एक ऐसा समय आएगा कि जब कोई रिसोर्स धरती पे नहीं बचेगा। द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बिगेन टू चेंज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। पॉपुलेशन ग्रोथ का जो पैटर्न है 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में ही चेंज हो गया एंड कंटिन्यू टिल द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के फर्स्ट क्वाड्रेंट तक चला। बर्थ रेट वे डाउन बाय द आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक। क्या करें कि एपिडेमिक ज़्यादा होने के कारण बर्थ रेट नीचे आया। मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट डिसएग्री विद द माल्थस। क्या करें कि माल्थस के जो यहाँ पे हैं इनके थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिस्ट एग्री नहीं करते हैं। सिंस ही नेग्लेक्ट द पॉसिबिलिटीज फ्रॉम टेक्नोलॉजी एंड द फैक्ट दैट अ लार्जर पॉपुलेशन इंक्रीज द चांस ऑफ समवन अचीविंग ब्रेक थ्रू इन द टेक्नोलॉजी। कहा जा रहा है कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इसके बात को नहीं मानते, नेग्लेक्ट करते, कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इतना फास्ट होगा कि सब कुछ जो है एक दूसरे को बैलेंस करते हुए चलेगा। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज अ मॉडल दैट डिस्क्राइब पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ कि पॉपुलेशन आपके स्टेट का पॉपुलेशन टाइम के अनुसार कैसे चेंज हो रहा है। इट इज बेस्ड ऑन एन इंटरप्रिटेशन बिगेन इन 1929 बाय द अमेरिकन डेमोग्राफर वारेन थॉमसन ऑफ द चेंज ऑन ट्रांजिशन इन बर्थ, डेथ एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी ओवर द पास्ट 20 ईयर।
तो इसका डिफरेंट स्टेज है, स्टेजेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो 4 स्टेज मेनली इसमें बांटा गया है। तो सबसे पहला है स्टेज 1, इट इज एसोसिएटेड विद द प्री मॉडर्न टाइम्स एंड कैरेक्टराइज बाय अ बैलेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। क्या करें कि इसमें प्री मॉडर्न टाइम, ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बात किया जा रहा है, कि जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रहता था, दोनों हाई हुआ करता था, बर्थ रेट भी हाई होता था, डेथ रेट भी हाई होता था, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जब यहाँ पे हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट भी है, द रेट ऑफ बर्थ इंक्रीज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। स्टेज 2 क्या है, इट विटनेस्ड अ राइज इन पॉपुलेशन काउज्ड बाय द डिक्लाइन इन डेथ रेट। स्टेज 2 में क्या है कि डेथ रेट कम हो गया लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई ही था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो याद रखिएगा स्टेज 2 को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसमें बर्थ रेट थोड़ा सा लो होता है, ठीक है, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई होता है लेकिन डेथ रेट थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टेज 2। यदि बात किया जाए स्टेज 3 की, द बर्थ रेट फॉल बट पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ग्रो। तो बर्थ रेट यहाँ पे भी गिरता है लेकिन पॉपुलेशन अभी भी बढ़ता है, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द रिस्पेक्टिव एज ग्रुप। क्यों? तो यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों डाउन हो गया है लेकिन फिर भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बेसी ही इतना ज़्यादा हो चुका है, यानी है ना कि जो रिप्रोडक्टिव एज में है, जो मतलब कि पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण से द थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक्सप्लेन द थियोरी स्टेजेज इन द टर्म ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेमली इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द अर्बनाइजेशन। बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर लो। क्या करें कि इसमें क्या है कि बर्थ और डेथ रेट दोनों लो होते हैं। तो जैसे कहा जा रहा है कि द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक्सप्लेन दिस 3 स्टेज इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीनों स्टेज जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पे है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के आधार पे, अर्बनाइजेशन के आधार पे बोल सकते हैं। बर्थ रेट दोनों लो, बर्थ और डेथ रेट दोनों लो है। स्टेज 4 इन द फोर्थ स्टेज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, स्टेशनरी और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। क्या कह रहा है कि जब स्टेशनरी हो जाता है तो पॉपुलेशन डिक्लाइन करता है, पॉपुलेशन स्टडी इन डिक्लाइनिंग मैनी वेस्टर्न नेशन। तो इंडिया भी स्टेज 3 में है, ऐसा बोल सकते हैं। और बहुत सारे यूरोपियन नेशन स्टेज 4 में पहुंच चुके हैं, ठीक है। उनका पॉपुलेशन या तो स्टैग्नेंट हो चुका है, स्थिर हो चुका है, और कहीं कहीं का डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। अब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में हमारे कंट्री में एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आया था, उसके बारे में पढ़ते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड इट्स नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 15 फरवरी 2000, 15 फरवरी 2000 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लगा। एन एक्सपर्ट ग्रुप हेडेड बाय एम एस स्वामीनाथन प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ एनपीपी के जो ड्राफ्ट था, ठीक, उस बिल का जो ड्राफ्ट था किसके द्वारा तैयार किया गया था? एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी अफर्म द कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टुवार्ड वॉलंटरी कंसेंट ऑफ सिटीजन्स व्हाइल अवेलिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज। क्या कह रहा है कि इसमें पॉपुलेशन जो एनपीपी था उसका पहला टारगेट ही क्या था? इसमें कहा गया है कि वॉलंटरी कंसेंट ऑफ सिटीजन जो है अपने मन से इसमें योगदान करें, मतलब सिटीजन अपने मन से जो है पॉपुलेशन कम करने के प्रति सोचे, है ना, हम दो हमारे दो के प्रति सोचे। और गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगा? हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कहेगा कि गवर्नमेंट जो है बर्थ कंट्रोल को मतलब कि लागू करेगा कि हर आदमी का 2 ही बच्चा होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट कुछ यहाँ पे पॉलिसी लाएगा कि आपका इतना ही जो है ऑफस्प्रिंग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि जनता से इच्छा किया गया कि वॉलंटरली वो लोग जो है बर्थ कंट्रोल में योगदान देंगे, ठीक है। गवर्नमेंट जो है उसके बदले में हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। द एनपीपी प्रोवाइड अ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट द रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ नीड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। एनपीपी टारगेट ऑफ एनपीपी वर्क क्या था? तो टू अचीव जीरो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 2045 तक जीरो ग्रोथ रेट, मतलब कि जो ग्रोथ रेट हमारे कंट्री के पॉपुलेशन में वो 0% हो, मतलब कि पॉपुलेशन हमारा स्थिर हो जाए 45 तक। टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी टू बिलो 1 पर 1000 लाइफ बर्थ। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को घटा करके 1 कर देना है, मतलब कि 1000 बच्चा में, मतलब यदि 1000 लाइफ बर्थ है तो उसमें मैक्सिमम एक आदमी का डेथ हो, मतलब कि एक बच्चा का डेथ हो, ठीक है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को 1 कर देना है। रिड्यूस बर्थ रेट टू 21 पर 1000 2010। 2010 आते आते 21 कर देना है बर्थ रेट को। टू रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.1 बाई 2010 तक 2.1 कर देना फर्टिलिटी रेट। हालांकि ये हो नहीं सका, कोई इसमें से शायद अचीव नहीं हुआ है, तीनों में से कोई अचीव नहीं हुआ है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी 126.4 का 2016 में 126 करोड़ उस समय एस्टिमेट लगाया गया था, तो सही भी है, एस्टिमेट उनका सही निकला। नेक्स्ट है नेशनल पॉपुलेशन कमीशन। इट वॉज फॉर्मड इन ईयर 2000 इन द 11 मई, 11 मई 2000 को इसका फॉर्मेशन हुआ था नेशनल पॉपुलेशन कमीशन का। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एनपीसी वाज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। द चेयरपर्सन ऑफ एनपीसी द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो एनपीसी के चेयरमैन होते हैं। द कमीशन वॉज स्टिल अंडर द प्लानिंग कमीशन बट नॉट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। पहले जो है कमीशन जो था प्लानिंग कमीशन के अंदर था, ठीक है। पहले यही होता था कि यदि कोई कमीशन नया बना है ना, तो कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि कौन डिपार्टमेंट को जिम्मा देंगे, प्लानिंग कमीशन को दे दो। वो मतलब कि एक तरह से क्या बोल सकते हैं उसको, कि एक होता है ना कि घर में कोई रूम जो जहाँ पे सारा कुछ डाल दिया जाता है, कहीं नहीं रखना है उसको, कहीं जगह नहीं तो उस रूम में जाकर डाल दो, स्टोर रूम टाइप का, है ना। तो गवर्नमेंट का स्टोर रूम था प्लानिंग कमीशन। जब जैसे आधार कार्ड बनाने का प्रोविजन हुआ, तब आधार कार्ड कौन डिपार्टमेंट के जिम्मे में आएगा?
तो प्लानिंग कमीशन को दे दिया गया। फिर बाद में जो है जब मोदी गवर्नमेंट आया तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दिया। तो याद रखिए अभी जो आधार कार्ड है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट मंत्रालय के अंदर आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के अंदर आता है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय। इसके पहले प्लानिंग कमीशन के अंदर आता था। उसी तरीके से एनपीसी था, नेशनल प्लान पॉपुलेशन कमीशन, गवर्नमेंट को नहीं समझ में आया किसको दे, तो प्लानिंग कमीशन को दे दिया। बाद में फिर देखा जाता है कि हाँ हम किसको देंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को अभी जिम्मा दिया गया उसको संभालने का। नेक्स्ट नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल, इट इज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1969, यहाँ वाज होना चाहिए था, इज लिख दिया है। तो इसको 1969 में एस्टेब्लिश किया गया था। इन इंडिया इट हैज़ वर्क इन द पार्टनरशिप विद हेल्थ एंड सोशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो इंडिया में जो है सोशल हेल्थ और सोशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसके साथ वर्क करता है। द काउंसिल हेल्प इन ड्राफ्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी। अभी पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन सेंसस, तो सीक्वेंशियल सेंसस स्टार्टेड बाय लॉर्ड रिपन इन द 1881। तो 1881 में पहली बार ऑफिशियल सेंसस करवाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। हालांकि इसके पहले 1872 में सेंसस करवाया गया था जो अनऑफिशियल था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था या फिर वायसराय कौन था, सॉरी उस समय वायसराय कौन था, ये कमेंट सेक्शन बताया था आपके लिए। आज तीसरा एक क्वेश्चन हो गया। पहला था कि मतलब कि नीति आयोग के जो है क्या बना है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, सीईओ कौन है। और तीसरा क्वेश्चन हो गया कि 1872 में हमारे गवर्नर वायसराय कौन थे जिस समय फर्स्ट सेंसस हुआ था, ठीक है, और अनऑफिशियल सेंसस था हालांकि। द टर्म 1911 टू 20 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, तो याद रखिए कि 11 से 21 जो है 1911 से 1921 वाला जो दशक है उसको ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय जो है पॉपुलेशन डिक्लाइन किया था, है ना, पॉपुलेशन जो हमारे कंट्री का डिक्लाइन किया था और उसके बाद से स्टार्टेड डिक्लाइन लीडिंग टू एक्सलेशन इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन। आगे बढ़ते हैं तो डिक्लाइन करने का मेन रीज़न ये था कि 1914 में जो से 18 तक जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें कई आदमी मारे गए थे। उसके अलावा इधर पेंडेमिक आया था, अकाल आया था, ठीक है। हालांकि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है, तो इसीलिए इसको इंडिया ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सेंसस ऑफ इंडिया की बात करें तो सेंसस इज यूजफुल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। डेवलपमेंट पॉलिसी को तैयार करने के लिए सेंसस काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी गवर्नमेंट का प्लान, गवर्नमेंट के पास यदि डाटा ही नहीं रहेगा तो प्लान कैसे बनेगा। द सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड 15 बार हो चुका है। 2011 जो 15वां सेंसस था। आज़ादी के बाद याद रखिएगा आठवां या सातवां या आठवां सेंसस था, काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक 7th सेंसस था, ठीक है, गिन ही देते हैं। 51, 61, 71, 81, 91, 1, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7th सेंसस था, ठीक है। तो आज़ादी के बाद 7वां सेंसस था। सेंसस 2011 रिलीज इन द न्यू दिल्ली 31 मार्च 2011। तो 31 मार्च 2011 को इसको रिलीज़ किया गया बाय यूनियन होम सेक्रेटरी जीके पिल्लई। तो याद रखिएगा सेंसस कराने का जिम्मा एमएचए को है। बहुत लोग सोचते हैं कि मॉस्पी को होगा, मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो ऐसा बात नहीं है, एमएचए कराता है सेंसस। एमएचए का जिम्मा है, होम मिनिस्ट्री को जिम्मा है सेंसस कराने का, है ना, अमित शाह जी को। और इसी के तहत एक आता है रजिस्ट्रार जनरल का ऑफिस, ठीक है। तो मेन सेंसस कराने का जिम्मा जो एमएचए के अंदर एक रजिस्ट्रार जनरल होते हैं उन्हीं को जिम्मा दिया गया है सेंसस कराने का, ठीक है। और यहाँ पे सेंसस कमिश्नर अपॉइंट होते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो एमएचए के उस समय के सेक्रेटरी थे, होम सेक्रेटरी जो हमारे कहलाते हैं, के पिल्लई, उनके द्वारा इसको रिलीज किया गया 31 मार्च 2011 को। उनके साथ रजिस्ट्रार जनरल भी थे और सेंसस कमिश्नर सी चंद्रमौली थे, ठीक है। द सेंसस 2011 वाज द 15th नेशनल सेंसस ऑफ द कंट्री। द सेंसस वाज रिकवर्ड 28 स्टेट 7 यूनियन, उस समय यही था। तो अभी जो है 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरी है, 640 डिस्ट्रिक्ट उस समय जो भी था वो बताया गया। द मोटो ऑफ सेंसस 2011 में आवर सेंसस आवर फ्यूचर। हमारा 2011 का जो सेंसस का मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर था, ठीक है। सेंसस 2011 टुक प्लेस बिफोर द क्रिएशन ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना के बनने के पहले तेलंगाना 2 जून 2014 को बना है, याद रखिएगा 2 जून 2014 को तेलंगाना बना है। Thus, the census provide data for 28 states only. It may be noted that all the state and union territories have shown an increase in the literacy during 2001 से 11 तक। कहा जाए कि हर एक स्टेट में जो है लिटरेसी रेट यहाँ पे बढ़ोतरी दिखाया गया है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ओल्डर 60% इन द वर्ल्ड। क्या करें कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ओल्डर पीपल का। और देखते हैं और क्या क्या डाटा यहाँ पे। तो टोटल पॉपुलेशन आप देख सकते हैं 121 करोड़ 8,54,977 दिखाया गया, 2011 का डाटा है, जिसमें इतने मेल हैं और इतने फीमेल हैं। पॉपुलेशन 0 से 6 साल के देखा जाए तो 16 करोड़ लोग हैं 0 से 6 साल के बीच में थे, 13% यानी कि लगभग 13.5%। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें 382 था। लिटरेसी रेट की बात करें 73% था, है ना, 72.9%। डेकेडल ग्रोथ हमारा 17.7% था, मतलब कि 10 साल में हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया 17%, 17.7% हो गया। और एक्चुअल इंक्रीज देखा जाए, मतलब नंबर में देखा जाए तो 181 मिलियन, मतलब 18 करोड़ इंक्रीज हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज 2001 से 11 के बीच में।
और आप कुछ डाटा देखते हैं तो यहाँ पे पीछे हम लोग पढ़े पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, तो एक मीटर स्क्वायर में, ठीक है, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया और यूनिट वॉल्यूम। तो एक किलोमीटर स्क्वायर या फिर 1 मीटर स्क्वायर मतलब एक यूनिट एरिया जो भी होगा उसमें कितने लोग रहते हैं, जैसे यहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर में देखा जाता है तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं उसको हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 1 ईयर ओल्ड पर 1000 लाइव बर्थ। तो 1000 लाइव बर्थ में कितने जो है बच्चे का डेथ हो जा रहा है 1 साल के अंदर, तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। सेक्स रेशियो तो 1000 वीमेन पे 1000 मेन पे कितना वीमेन है उसको सेक्स रेशियो बोलते हैं। क्रूड बर्थ रेट का मतलब क्या है, इट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ अकरिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग अ गिवन ईयर पर 1000 मिड ईयर टोटल पॉपुलेशन ऑफ द गिवन ज्योग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग द सेम ईयर। क्या कह रहा है, क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ अकरिंग अमॉन्ग द पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। तो किसी खास एरिया में कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ हैं, ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन 1 साल में पर 1000 मिड ईयर टोटल पॉपुलेशन। और मतलब कहा जा रहा है कि ईयर के बीच के पॉपुलेशन को देखा जाए तो 1000 पॉपुलेशन पे कितने आदमी का जन्म हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है 1000 लाइव बर्थ यानी कि 1000 बच्चा जन्म ले रहा तो उसमें कितने बच्चे का डेथ हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे काउंट किया जा रहा है कि आदमी का पॉपुलेशन को यदि 1000 के टर्म में देखा जाए तो 1000 में कितने लोगों का बच्चा जन्म ले रहा है, इसको बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ सेंसस 2011, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट 2011 के सेंसस का था क्या क्या है। द नंबर ऑफ ओल्डर पर्सन इन द पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 71 मिलियन 2011 टू 173 मिलियन 2026, ठीक है। 2000 यहाँ 11 होना चाहिए, ठीक है। 71 मिलियन जो 2011 में है उसको 173 मिलियन हो जाएंगे 2026 में ओल्डर पीपल की बात करें तो यूनियन कैबिनेट इज अप्रूव्ड एंड कोऑर्डिनेट एक्शन फॉर द स्किल डेवलपमेंट विच इनविसेज अ टारगेट ऑफ 500 मिलियन स्किल्ड पर्सन बाय 2022। अब यहाँ पे देखते हैं टॉप 5 स्टेट ऑफ पॉपुलेशन, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसमें तेलंगाना इसी के अंदर था तो उसका इंक्लूडेड है। टॉप 5 स्टेट ऑफ मिनिमम पॉपुलेशन, तो सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, तो सबसे कम पॉपुलेशन गोवा में है, उससे ज़्यादा सिक्किम, उससे ज़्यादा त्रिपुरा, उससे ज़्यादा नागालैंड, उससे ज़्यादा मिजोरम, ठीक है। तो सबसे कम पॉपुलेशन गोवा में है, उसके बाद सिक्किम है। टॉप 5 डिसेंडिंग टेरिटरी पॉपुलेशन, तो यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दिल्ली का पॉपुलेशन है, उसके बाद पुडुचेरी, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद अंडमान निकोबार, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी टर्म ऑफ पॉपुलेशन, तो कम छोटे यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे कम जो है लक्षद्वीप में है, उसके बाद दमन दीव में, मतलब उससे ज़्यादा है दमन दीव में, और सबसे उससे बाद जो है दादरा नगर हवेली में है, उससे ज़्यादा अंडमान में। ऐसे समझ सकते हैं दोनों को यदि कंबाइन कर दिया है तो सबसे कम लक्षद्वीप में और सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। टॉप 5 स्टेट विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा गोवा में है, ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं है। उसके बाद मिजोरम, तमिलनाडु, उसके बाद केरला, फिर महाराष्ट्र। टॉप 5 स्टेट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद बिहार, उससे थोड़ा सा कम बिहार में है, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या बिहार में है, उसके बाद बिहार में, हिमाचल में, उसके बाद बिहार, उसके बाद असम, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद मेघालय। टॉप 5 स्टेट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो केरला सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे आई थिंक 18 वीमेन ज़्यादा है 1000 वीमेन के मुकाबले। उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, मणिपुर, उसके बाद छत्तीसगढ़। टॉप 5 स्टेट ऑफ लिटरेसी रेट, लिटरेसी की बात किया जाए तो केरला, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल, है ना। सबसे ज़्यादा केरला, और उसके बाद मिजोरम, उसके बाद गोवा, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद हिमाचल। टॉप 5 स्टेट इन यूनियन टेरिटरी ऑफ सेक्स रेशियो 0 से 6 ईयर की बात किया जाए, यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों मिला करके, तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है ना। 0 से 6 की एज की बात किया जाए, मतलब कि बच्चे लोग में, मेघालय, उसके बाद अंडमान निकोबार, उसके बाद पुडुचेरी, उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें। यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सेंसस में और भी बहुत कुछ पढ़ना है, इस चैप्टर में और भी बहुत कुछ बाकी है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।